अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम 3 इश्यूज़ पर बात करेंगे। रेप इंसिडेंट, इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद FIA का क्रैकडाउन, इमरान खान को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने चांसलर की पोजीशन के लिए क्यों नाअहल करार दे दिया, आईनी तरमीम, हुकूमत का प्लान बी क्या है। तो नाजरीन, ये आज के हमारे 3 टॉपिक हैं। और मुझे याद आया कि कल मैंने आपको बोला था कि अगर किसी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो कितने लोग हैं जिन्होंने कल सब्सक्राइब नहीं किया, वो आज कर लें और टल्ली ऑन कर लें। और अगर आपको प्रोग्राम मालूमाती लगे तो लोगों के साथ शेयर करने में कंजूसी से काम मत लें। तो रेप इंसिडेंट से बात शुरू कर लेते हैं। ये आज का और बल्कि पिछले 3-4 दिन से बड़ा हार्ट इशू चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो रिपोर्ट्स हमने आपको पहले दिन बताई थी उसमें आज तक उनकी मुख्तलिफ अंदाज में तस्दीक होती जा रही है। आपको कल भी बताया था कि एक और कमेटी बन गई। पहले पुलिस वाले जो हैं उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, FIA वाले जो हैं उन्होंने भी कल एक कमेटी बना दी। FIA वालों पे हम बाद में आते हैं, लेकिन जो एक और कमेटी जो चीफ सेक्रेटरी की क़यादत में कोई एक और बनाएगी ताकि पुलिस से हटकर एक अलग से इन्वेस्टिगेशन हो। और उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि ये सारा फैब्रिकेटेड वाक़या है, अनफाउंडेड है। और उसके बाद मरीम नवाज़ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उनका बड़ापन कि कल कुछ वीडियोस चल रही थी कि लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी का भी, चूँकि उधर भी कोई इस तरह की कोई अफवाह फैली हुई थी, तो ज़रताज गुल की बहन उधर थी तो उनके हवाले से चल रही थी कि जैसे वो लोगों को उकसा रही हैं। लेकिन उन्होंने, मरीम नवाज़ ने, बजाय इसके कि सिर्फ़ एक अपनी सियासी मुखालिफ की बहन तस्वर करते हुए उनके खिलाफ एक्शन लेने के, उन्होंने उनको एक राइट ऑफ हियरिंग ग्रांट किया और पता चला कि नहीं, वो कोई ऐसी बात नहीं कर रही। स्टूडेंट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है, तो वो उनको पूछ रही है कि आपको किसने कहा, तो उनको आगे पता नहीं था। आज उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बुलाया हुआ था और कुछ उनकी कुछ सस्पेंशन वगैरह भी हुई थी। उन्होंने कहा जी कि उसको रिकन्सिडर किया जाए। हमारे भी लोग जो हैं वो एक क्या कहते हैं, शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार होते हैं। पता चले कि आज कल फ़लाँ आदमी जो है वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है तो सब लोग अपने अपने लेवल पे उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना एक अपनी ड्यूटी समझते हैं, जो कि इस केस में भी कुछ हुआ लेकिन उन्होंने ख़त्म कर दिया। लेकिन जो अहम चीज़ है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, वो ये है कि ये जो अफवाह फैली, और अब ज़रा इस अफवाह की कास देखें। एक तो हम जिस चीज़ को इतने लोग मुश्तल हुए, हालांकि ये कोई लड़की से ज़्यादा बाज़ का लोगों के अपने अपने भी गुस्से होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो अपना स्कोर सेटल करने के लिए आ जाती है, उनको कोई इशू मिल जाए तो वो काम शुरू कर देते हैं। और उस पर जो तबाही हुई, मेरी पंजाब कॉलेज में किसी से आज बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी कि हमारा अभी तक कोई 50-60 करोड़ का नुकसान हो चुका है, हमारी कई बिल्डिंग जो हैं वो उनको जला दिया गया है। आज की मैं अगर आपको बात बताऊं तो उनकी जो गुजरात में 2 कैंपसेज हैं, मेरे ख्याल एक लड़कियों का एक लड़कों का, उसको जला दिया गया। और उधर एक गार्ड है, गार्ड का तो हम जिक्र ही नहीं करते, हम उनको इंसान ही नहीं समझते। जिस तरह इस केस में पहले एक गार्ड को रेपिस्ट बनाया हुआ है जी कि इसने लड़की के साथ किया था, जो कि अभी तक कोई ऐसी बात साबित नहीं हुई। दूसरा, उधर एक गार्ड जो है वो बेचारा, उसके बारे में इतलात आई हैं कि उसकी डेथ हो गई है, वो भी ये मुजाहिरीन की नज़र हो गया। और जो ओवरऑल इसकी कास्ट है इस एक डिसइंफॉर्मेशन की, ये करोड़ों में है अगर मैं पैसों के लिहाज से बात करूं। और इसका ओवरऑल जो फैमिली एक ट्रॉमा से गुजरी है, वो जो कि एक तसव्वुराती इमेजिन्ड किस्म की इन्होंने एक विक्टिम बनाई हुई थी लड़की को, जो जिसका वालिद जो है वो तरले करता रहा, बल्कि वो बयान भी दे गया, लेकिन इसके बावजूद लोग बाज नहीं आ रहे थे जी कि नहीं जनाब, कोई आंदा है कि मुँह तो कपड़ा ला के भाई, कोई आंदा जी कुड़ी नू सामने लैके आओ। बहुत ही ज़ालिम किस्म के लोग हैं। तो उनका जो एक ट्रॉमा है, यानी कि वो भी अनबेरेबल है और अनइमेजिनेबल है और नाकाबिले बयान है। अब यह है कि लेकिन अब बात इधर ख़त्म नहीं होनी चाहिए और ना ही इस तरह कुछ सबक सीखता है। ये जो कानून बनाए जाते हैं, ये सज़ा जज़ा का जो कॉन्सेप्ट है, वो इसीलिए है कि लोग जो हैं वो कुछ ज़रूरी नहीं कि सारे कोई एक इंसानी ज़ुबान में बात समझे, इनको डंडे की ज़रूरत होती है। अब यह है कि डंडा जो है उसको भी कानून ने बताया हुआ है कि किसको कितने डंडे लगने हैं, तो लिहाजा उसके लिए कानून मौजूद हैं। अब जो अफवाहें फैलाने वाले हैं, जिन्होंने ये सारा एक ड्रामा क्रिएट किया, दे मस्ट बी हेल्ड टू अकाउंट। मेरी आज FI वालों से बात हो रही थी, उनकी पहले एक कमेटी बनी हुई है। पता चला है कि उन्होंने कोई काफ़ी लोगों की जो फेशियल रिकग्निशन के, इनके कई लोग जो हैं जो उकसा रहे हैं लोगों को या इस प्रोटेस्ट में आगे कोई तबाही फैला रहे हैं,
उनके आगे उन्होंने कोई नादरा के पास रिकॉर्ड भेजा हुआ है, उनकी वो आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, तकरीबन कुछ 100 से ज़्यादा लोग हैं। इसके अलावा जिधर से ये वीडियोस जो ये पोस्टें हुई पहले, जिधर से ये अफवाह फैली वो इंस्टाग्राम से चली। उधर जिनका मैंने कल भी आपको पेजेस का जिक्र किया था, न्यूडिटी पेज का जिक्र किया था, को प्रोपेगेंडा पेज का जिक्र किया था। न्यूडिटी पेज में आज उन्होंने मैं चेक कर रहा था, मुझे को बता रहा था कि उन्होंने जब ये मरीम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो उसके बाद उन्होंने वो अपनी पोस्टें डिलीट कर दी हैं। लेकिन उन बेवकूफ़ों को ये नहीं आइडिया कि ये ऑलरेडी इन सब के स्क्रीनशॉट लिए जा चुके हैं, अब उनकी खैर नहीं है। उस केस में कई लोग जो हैं उनके आगे बयान भी रिकॉर्ड हुए हैं। अब हमारा जो मुआशरा है उसमें ये होता है कि ज़रा लड़कियों के मामले में ज़रा हमारा एक लीनियंट व्यू होता है कि इनको कोई एक टफ़ टाइम ना दिया जाए। अब उस अफवाह साजी के अमल में कोई लड़कियां भी इन्वॉल्व हैं, कोई जो है वो टिकटॉकर बनी हुई है जी कि मैं उधर मौजूद थी, मेरे सामने ये रेप हुआ। अब ये है जी कि उसके बाद उसके लिए लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं रहता कि मैं सच बोल रहा हूँ जो झूठ बोल रहा हूँ। उनके लिए होता है कि वो जो फ़लाँ वीडियो मैंने की थी ना, वो इतने लोगों ने देखी है, इतने लाख लोग हैं उन्होंने देखी है मेरी वो वीडियो, ठीक है। उससे ये वो उनकी नज़र में ये मेयार ही नहीं है, यानी कि सच और झूठ मेयार नहीं है। मेयार अब ये बन गया कि कितने लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं। उस लड़की का भी मैं वो उन्होंने बताया कि कोई उन्होंने कोई एफआईआर ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड की है। तो बाकी जो हैं और भी कई लड़कियों के और लड़के जो हैं इन्हीं के ख़ास तौर पे उनके फेशियल रिकग्निशन लिए जा रहे हैं। जो यूट्यूबर इस बात को फैलाने में पेश थे उनकी भी वो ख़बर लेंगे। तो जो अभी तक मुझे पता चला है वो कह रहे हैं कि जो 12 और 13 अक्टूबर को जिन लोगों ने आग लगाई है या अफवाह साजी के अमल में अपना किरदार अदा किया है, उनको सबसे पहले तो उनको पकड़ेंगे। और उसके बाद कई और जो बाद में एक दूसरे लेवल पे अपनी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे इन चीज़ों को आगे प्रमोट करके, और इस एंगल को भी देख रहे हैं कि इसमें कौन सी सियासी जमात इन्वॉल्व है, उनके कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं। तो ये दैट इज़ वेरी डेंजरस। अब मैं वैसे इस मामले में जो पंजाब कॉलेज वाले हैं, मेरे ख्याल है कि उनको भी एक मेरी एक रिक्वेस्ट है, बल्कि एक सजेशन है कि उनको इस ट्रेजिडी को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी में क्या कन्वर्ट करना है कि आप खुद डिसइंफॉर्मेशन के विक्टिम बने हैं। आपको चाहिए कि आप उधर जो अपने स्टूडेंट, और ये है भी ये एजुकेशन का बिजनेस है, आपको चाहिए कि अपने बच्चों के लिए मीडिया लिटरेसी का इस्तेमाल करें। मीडिया लिटरेसी ये है कि उधर आपको बताया जाता है कि फ़ेक न्यूज़ से आपने किस तरह बचना है, किन किन सूरतों में जब आपके पास इन्फॉर्मेशन आती है तो उसको वेरीफाई करने के कौन से तरीके हैं। जब तक चीज़ वेरीफाई नहीं होती तो आपने कोई इस तरह के किसी एहतजाज में शामिल नहीं होना या लोगों को आगे पोस्ट आप भी शेयर नहीं करनी। आपका कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए और उसकी ऑथेंटिसिटी क्या हो सकती है। इस मामले में फ़िनलैंड लेवल पे बच्चों को स्कूल में एक जो यानी पहली दूसरी से उनको ये ट्रेनिंग जो मीडिया लिटरेसी है वो कराई जाती है, ये उनके सिलेबस का हिस्सा है। खुदा रहा इसको पाकिस्तान में भी बनाया जाए। मैं कहता हूँ कि और कोई करे ना या करे, पंजाब ग्रुप को इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। अगर आपका ब्रांड मुतासर हुआ है तो आप उसको रीब्रांड कर सकते हैं, यानी कि आपका इस तरह का कोर्स शुरू करने का मकसद भी ये होगा, उसका एक जो है उसका एक जो मतलब ये भी लिया जाएगा कि अच्छा आपने अगर कोर्स शुरू किया है तो आप इसका मतलब है कि आप इस चीज़ को मान ही नहीं रहे कि वो खबर असली थी। दूसरा, इससे पंजाब कॉलेज के एक बहुत बड़ा ग्रुप है, गालबन शायद पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क सेक्टर में होगा। तो इनके अगर तमाम कॉलेजेस में ये शुरू हो जाए और इनके स्कूल भी हैं, उधर अगर ये मीडिया लिटरेसी करना शुरू कर दें, बच्चों को तालीम देना शुरू कर दें, तो ये सिर्फ फेक न्यूज़ से नहीं बचेंगे, बच्चे आपके क्रिटिकल थिंकर बनेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग इम्पॉर्टेंट है कि कोई इनोवेटर बनने के लिए, किसी फील्ड में एक्सेल करने के लिए जो क्रिटिकल थिंकर हैं वो आगे जाएंगे। ये जो बेवकूफ़ बनने वाली कौम होती है ना, ये जो पीछे लग पड़ते हैं, उन्होंने जो गुस्सा ही बड़ा आया हुआ है, और कोई जो है जो इनका आगे जो इनको कोई बंदा इनको पीछे लगा के कोई बेवकूफ़ बना के तो वो खुद फ़ायदा ले जाता है, ये लोग वैसे ही इस्तेमाल हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चे या और इस तरह की तालीम का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। आजकल हम यूथ की बात करते हैं जी कि यूथ को गुस्सा आया हुआ है, यूथ को बहुत सारी चीज़ों का तो पता ही नहीं होता। जब आर्गूमेंट करते हैं तो दूसरी बात पे उनके पास जवाब नहीं होता। तो एनीवे ये इसको मीडिया लिटरेसी के लिए इस इवेंट को इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरा, जिन लोगों ने फेक न्यूज़ फैलाई है इनके खिलाफ एक्शन हर सूरत में होना चाहिए। इन सब के एतराफ़ी बयान जारी कराए जाने चाहिए। अब जो है कि हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है इमरान खान का।
उनके बारे में कि इमरान खान जो हैं आज वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर की रेस से आउट हो गए हैं। वो आउट कैसे हुए हैं? पहली बात तो एक तो जो हुकूमत है यानी कि उनको कोई सुकून आया कि यार शुक्र है कि अगर उधर कोई ये चांसलर बन गया तो हमारे लिए आए दिन जो है ना एक सोर्स ऑफ एम्बेरसमेंट रहना है जी कि चांसलर जो है अंदर अंदर उसको किया हुआ है, चांसलर को डयाला जेल में रखा हुआ है। अब जो है वो उस रेट से ही आउट हो गए हैं कि जो लोग उन्होंने क्लियर किए हैं कि जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इमरान खान उसमें शामिल नहीं है। और उस रेस में शामिल होने के लिए कोई ज़रूरी नहीं था कि कोई बंदा को बड़ा लीडर हो। मैंने देखा उसमें कई पाकिस्तानी हैं, कोई लड़की है लेट से कि वो कोई लायर है और 8-10 साल उसके एक्सपीरियंस है, वो भी सिलेक्ट हो गई है। सिलेक्ट का मतलब ये है कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकती है, आगे हो सकता है वो हार ही जाए। इलेक्शन जो है वो 2-3 फेजेज़ में होगा और कैंडिडेट्स जो हैं वो काफ़ी हैं, मेरे ख्याल को 15-20 कैंडिडेट्स हैं, मुख्तलिफ ममालिक से हैं, पाकिस्तानी भी जो हैं वो एक से ज़्यादा हैं, लेकिन इमरान खान उसमें नहीं है। तो जो एक ओवरऑल जो पीटीआई इस चीज़ पे उम्मीदें लगाई हुई थी उनके उम्मीदों पे पानी फिर गया है। अब ये आउट कैसे हुए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस पर अगर आपको याद हो तो मैं कोई चीज़ें आपसे पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। दो चीज़ें थी जो कि इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन का सबब बन रही थी। एक तो ये थी कि वो ऑलरेडी जेल में है। जो ऑक्सफोर्ड की रिक्वायरमेंट है उसमें यह है कि उनको चांसलर जो है ना वो 24/7 अवेलेबल होना चाहिए, कि जिस टाइम उन्हें चाहिए वो आखन चांसलर उठ इधर आ जा, सवेरे आ जा, यानी कि उसे यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है। बेसिकली ये है कि एक फिगर हेड है, जो एक रस्मी सौदा उनके पास होता है, यानी कि जिसमें उन्होंने ऑक्सफोर्ड के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, पूरी दुनिया में ट्रैवल करना है, कोई फ़ंड रेजिंग करनी है और ऑक्सफोर्ड का जो एक काज जो है उसको प्रमोट करना है। इमरान खान क्या ये कर सकते थे? इमरान खान नहीं कर सकते थे। इमरान खान अगर जेल में हो, इमेजिन करेंगे उनको ये सेलेक्ट कर लेते और इमरान खान जेल से बाहर ही ना आ जाते तो चांसलर का जो एक मकसद है वही फौत हो जाता। तो लिहाजा एक तो वो आ नहीं सकते थे। दूसरा जो इसी से रिलेटेड है वो ये है कि इमरान खान पर ऑलरेडी जो है कोई करप्शन के केसेस में उन्हें सज़ा हुई है। अब जो है ये एक फाइनलिटी पे तो नहीं पहुंची। कई लोग कहते हैं जी कि वो सज़ा मुअत्तल है, ख़त्म तो नहीं हुई। ख़त्म होगी अगर वो आगे मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट अगर डिक्लेयर कर देगी जी कि इनका केस जो है झूठा है तो उसकी बुनियाद पे होगी, अदरवाइज़ तो अभी तो कई हाई कोर्ट ने भी वो केस सुनना है। तो लिहाजा इस तरह के लोग भी ऑक्सफोर्ड को नहीं चाहिए थे। और उससे सबसे बड़ी बात जो है उसमें उन्होंने ये कहा था कि वो किसी ऐसे बंदे को नहीं लेंगे, जो उनकी क्वालिफ़िकेशन थी उसमें ये था कि वो किसी ऐसे बंदे को नहीं लेंगे कि जो आगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई पॉलिटिक्स में एक्टिव रहना चाहता हो या पार्लियामेंट का हिस्सा बनना चाहता हो, यानी कि उन्हें कोई रिटायर लोग टाइप बंदे चाहिए थे। ऐसे नहीं कि जो अभी जिनके को पॉलिटिकल एम्बिशंस हों। और फिर आपको पता है कि पॉलिटिकल लोग पोलराइजिंग फिगर्स होती हैं और उससे ऐसे लगता है कि जैसे यूनिवर्सिटी जो है वो भी अब उनकी हो गई है और जो उनके मुखालफिन हैं उनका इस यूनिवर्सिटी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और उनकी जो पॉलिटिक्स है उसकी वजह से जो यूनिवर्सिटी है वो मुतासर होती है। इमरान खान के केस में अब ये था कि इमरान खान जो है वो तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए ये सारी एफर्ट कर रहे हैं ना, तो वो सिर्फ चांसलर बनने के लिए तो नहीं कर रहे। चांसलर तो वो इस हद तक बनना चाहते थे कि चूँकि यानी कि इस तरह बनने से उनकी जो है ना शायद कोई रिहाई उनको मिल जाए और ये उनका केस जो है हर टाइम जो है वो फॉरेन मीडिया में डिस्कस होता रहा और हमारी जो गवर्नमेंट है वो उसके लिए वो बाहर की खबरें जो हैं वो दर्द सर बनी हुई हैं। तो लिहाजा वो भी नहीं हुआ। चौथी बात, इमरान खान जो है वो ऑलरेडी अपने रवैये से साबित कर चुके हैं कि ही कैन नॉट बी अ गुड चांसलर। और वो ये था कि उससे पहले वो जो ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बने थे तो उन्होंने अपना टाइम पूरा नहीं किया था। उससे पहले जो स्टूडेंट हैं वो उनके खिलाफ अदम एतमाद लेकर आए थे और उसका सबब ये था कि इमरान खान जो हैं वो मेरे ख्याल 2005 में बने थे और या 6 में, तो कोई 2015 में उन्होंने कोई 10 साल का ओहदा था। लेकिन 2010 के बाद उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी में नहीं जाते थे। जो बंदा ग्रेजुएशन सेरेमनी अटेंड नहीं कर सकता वो बाकी यूनिवर्सिटी की बैक एंड कॉल पे कैसे होगा? तो लिहाजा यानी कि ऑक्सफोर्ड जो है वो उससे तो बहुत बड़ा नाम है और ऑक्सफोर्ड जो है वो एक को पीटीआई की तो यूनिवर्सिटी नहीं है कि वो कोई जो सिर्फ यही काम करेगी, या वो कोई नमल तो नहीं है। नमल का जो एक केस है जो उनके मामलात हैं ज़मीन के, वो मेरा एक उधार है, यानी कि मैंने आपको बताना था, वो बात लेट होती जा रही है लेकिन वो मैं बताऊंगा। लेकिन वो मैं बात ये कर रहा हूँ कि इमरान खान जो हैं चले नमल के तो फाउंडर हैं, तो अगर नमल तो उनके साथ खड़ी होगी लेकिन ऑक्सफोर्ड तो नहीं खड़ी हो सकती। तो आज ये है कि वो फाइनली उस रेस से आउट हो गए हैं। तो जो पीटीआई एक उम्मीदें लगाए बैठी हुई थी ऑक्सफोर्ड के हवाले से वो उनको नहीं है। अब जो दूसरी उम्मीद उनकी टूटने जा रही है वो आइनी तरमीम के हवाले से है, उस पर हम बात कर लेते हैं। आइनी तरमीम के मामले में अब जो एससीओ हो गई है,
अब जो है आइनी तरमीम का मसला आ गया। आइनी तरमीम कब हो रही है? कल हो सकती है, परसों हो सकती है, लेकिन यह है कि इस दफ़ा ये मुझे टलती हुई नज़र नहीं आ रही और उसके लिए तैयारियाँ मुकम्मल हैं। और ये कुछ हद तक तो आपको पता होगा कि मौलाना फजल रहमान जो हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता कोई जो है ना वो पास वो आते कि ज़रा ज़रा वाली बात है, यानी कि वो अब करीब होते जा रहे हैं। और ख़ुद ही आज वो मियां नवाज शरीफ को भी मिलने गए हुए थे, कल बिलावल से भी वो मिले हैं और उन्होंने कहा जी कि हमारी बात जो है वो मानी जा रही है। अब यह है कि इस पे जो पार्लियामेंट का सेशन है वो ऑलरेडी बुलाया जा चुका है। जब कल हम प्रोग्राम कर रहे होंगे तो उस टाइम तक पार्लियामेंट का इजलास जारी होगा और वो है इसी काम के लिए। और दोनों हाउसेस, दोनों करान दी जी है ना मीटिंग बुला ली गई है, बैठक बुला ली गई है, यानी कि जो सेनेट है उसकी भी और जो नेशनल असम्बली है उसकी भी। जो सेनेट है कल 3 बजे है और जो नेशनल असम्बली है वो कल 4 बजे है। अब ये किस लिए बुलाई गई है? यानी कि उनको रोटी खुआने वास्ते नहीं बुलाई गई, ऑब्वियसली ये है कि उन आइनी तरमीम के लिए बुलाई गई है। और अब उसमें आइनी तरमीम वाला मामला किधर तक पहुंचा है अभी गवर्नमेंट और मौलाना जो है वो चीज़ें सामने नहीं ला रहे। लेकिन जो जिस बात पे को मामला इनका अटका हुआ था वो था कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की। हुकूमत कह रही थी कि हमने आइनी अदालत बनानी है और मौलाना कह रहे थे कि आइनी बेंच बना लें, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही कोई नवा जड़ा ना अदारा ना खोल लिया जाए। अब यह है कि फ़र्ज़ किया कि मौलाना कल कह रहे थे जी कि जो है ना हमारी बात वो तासर ये दे रहे थे जैसे उनकी बात मान ली गई है। मुझे मेरे पास इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर मान भी ली गई हो तो फिर भी ये मेरे ख्याल है कि गवर्नमेंट के लिए विन विन सिचुएशन है। गवर्नमेंट जो है वो चाहेगी, यानी कि इतने लोग जो हैं वो आइनी अदालत पे एतराज़ कर रहे हैं ना, यानी कि एक चीज़ जिस पे लोग एतराज़ नहीं कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि जो आगे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है उनके बारे में भी ये मामला ज़ेर गौर है कि वो जो टॉप के जो 5 हैं या 3 हैं उनमें से किसी को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। तो अगर ये मामला ऐसे हो जाता है कि जो चीफ जस्टिस है वो उसके लिए सीनियर मोस्ट की बजाय जो टॉप 5 हैं उनमें से को बनाया जाएगा, और जो बाकी वाले मामला हैं आइनी अदालत ना भी बने, फॉर एग्ज़ाम्पल जी कि गवर्नमेंट जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन जो है उनको चीफ जस्टिस बनाना चाहती है, तो वो 5वें नंबर पे आते हैं और वो अगर बन जाते हैं चीफ जस्टिस, तो फिर आइनी अदालत का साथ अगर वो कहें जी कि मौलाना फजल रहमान की बात ये मान लेते हैं कि जी आइनी बेंच बनेगा और जो बेंच है उसको उसकी तश्कील जो है वो पहले नहीं होगी, वो जो है वो खुद ही कर लेंगे जो चीफ जस्टिस है, यानी कि वो बेंच वो तश्कील देंगे, तो चीफ जस्टिस जो है वो अपनी मर्ज़ी का बेंच बना लेंगे। तो गवर्नमेंट को अभी तो फौरी तौर पे जो टेंशन बनी हुई है वो तो इसी वाले से बनी हुई है कि उनके लिए हुकूमत जो सुप्रीम कोर्ट को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है कि अगर 8 फरवरी का इलेक्शन जो है उसको रिविज़िट कर ले, जिसका उन्होंने इशारा ऑलरेडी वो अपना मखसूस नशिस्तों के केस में दे चुके हैं। तो अगर वो नहीं होता तो इनके लिए तो एक विन विन सिचुएशन है। दूसरा ये जो वकला हैं और बाकी जमातें हैं उनकी तरफ से मसला नहीं होगा। अब ये है कि अगर मौलाना नहीं मानते तो फिर क्या होगा? तो फिर इनका जो एक दूसरा प्रोग्राम था, टारगेट था, वो ये था कि हमने जो PTI है उसके कोई लोग जो हैं ख़ास तौर पे इनको सेनेट में चाहिए। बाय द वे कल जो है जो इलेक्शन कमीशन है उनकी भी कल मीटिंग है और जो वो भी मखसूस नशिस्तों पे बात कर रहे हैं कि जो स्पीकर ने और जो कौमी असम्बली के स्पीकर और जो सूबाई असम्बली के स्पीकर्स हैं उन्होंने इसके हवाले से जो इनको लेटर लिखे हुए हैं तो इन्होंने उनको डिस्कस करना है। अब इमेजिन करें कि अगर जो वो सीटें इनको मिल जाती हैं तो इनका कौमी असम्बली में मामला हल हो जाएगा। तो बाकी सेनेट वाला है, सेनेट वाला अगर मौलाना नहीं मिलते तो एक जो ख्याल या एक ऑप्शन जो अंडर कंसिडरेशन है इनका, ये प्लान बी की मैं बात कर रहा हूँ, वो ये है कि जो उधर कोई PTI के जो इनको 4 सेनेटर हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, वो इनको वोट दे देते हैं और बाद में चीज़ें जो हैं वो एक थ्रू प्रॉपर चलती हैं। वो कहते हैं जी कि इन्होंने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है और इनको आउट किया जाता है और उनको ये हुकूमत जो है यही दोबारा उनको इलेक्ट करके ले आती है। तो इनके साथ इस तरह का कोई प्रॉमिस के ज़रिए भी इनके वोट भी ले सकते हैं और उनको दोबारा से इलेक्ट भी कर लेते हैं। तो ये इनका प्लान बी है। लेकिन प्लान बी करने से ना ओवरऑल मामला जो है ना आपकी आइनी तरमीम इस तरह नाजायज़ सी लगती है कि आपने वोट तोड़ के तो कोई उनको लोगों को कोई लालच दे के तो इस तरीके से आपने आइन में तरमीम की है। तो मेरे ख्याल इनके लिए जो मुअज़्ज़ज़ सलूशन है, जो एक डिग्निफाइड सलूशन है, जो एक ग्रेसफुल सलूशन है, वो यही होगा कि ये मौलाना को साथ लेकर चलेंगे और मौलाना के ज़रिए यही करेंगे। तो लिहाजा कल का दिन जो है इस लिहाज से अहम है कि असम्बली का और सेनेट का इजलास भी है, इलेक्शन कमीशन जो है उनकी भी मीटिंग है। तो क्या पता कि इलेक्शन कमीशन जो है मखसूस नशिस्तों पर भी कल फैसला आ जाए
और साथ ही साथ जो मौलाना वाले हैं, मौलाना मांझे या माने हुए हैं पहले, यानी मौलाना जिस तरीके से अभी मामला उन्होंने चलाया हुआ है, ख़ुद जाके मिल रहे हैं। पहले ये सारे मौलाना के पास पहुंचे होते थे, अब जो है मौलाना जनाब कभी कराची तो कभी लाहौर और इस साहिल दूर थे नहीं, तो ये मौलाना जो है यानी कि अब मुल्तान पहुंच उधर जो है क्या कहते हैं आज मियां नवाज शरीफ को मिले हैं। तो लिहाजा मेरे ख्याल है कि मामला उनके ओवरऑल आलमोस्ट हैं एज़ ऑफ टुडे, तो यही लगता है। और अगर मौलाना का मसला बनता है तो फिर इन्होंने प्लान बी इस्तेमाल करना है। बाकी जो है इस दफ़ा ये नहीं होगा कि मीटिंग बुला लें और बाद में ये कहें जी कि बंदे इकट्ठे हो गए थे मीटिंग ख़त्म करो, CI नहीं मिलना, ये तो नहीं होगा। तो कि जी कोई PTI वाले इकट्ठे हो गए इस बुनियाद पे तो ये ख़त्म नहीं होगी। इस दफ़ा आईनी तरमीम इन्होंने कर लेनी है। जो बेहतर है या वो जो चाह रहे हैं वो यही है कि जो प्लान ए जो मौलाना वाला है उसी के ज़रिए, यानी कि मतलब यह है कि मौलाना के वोट से चीज़ें कर ली जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो लेट्स सी, कल का दिन जो है वो बड़ा अहम है। हमारे यहाँ हर दिन ही बड़ा अहम होता है। कभी SC होती है, SCO गुजरी है, अभी जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी भी कोई मीटिंग वगैरह हुई है। हमारे वज़ीर ख़ारजा से अभी तो यही एक बड़ी ख़बर चल रही है। और बाकी वो कोई दहशतगर्दी की हमें ताने देंगे, हालांकि उन्हें ताने देने की ज़रूरत नहीं है, या ताने देने वो उनके बनते नहीं हैं जब ख़ुद उन पर जो है इस टाइम कनाडा की तरफ से दहशतगर्दी के इल्ज़ाम लगे हुए हैं। उधर से तो इनके जो वो सफ़ीर को भी वो गिरफ़्तार करने वाले थे। तो लेकिन ये है कि SCO जो है अभी एंड हुई है और अभी कल जो है जो थिएटर लगेगा उसमें जो है पार्लियामेंट की में आइनी तरमीम वाला मामला शुरू हो जाएगा। और मुझे लगता है कि ये 2-3 दिन में शुरू हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि काजी फ़ाइज़ ईसा के जाने से पहले पहले। तो नाजरीन आज तक के लिए, अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।